तो आज हम लोग फोर्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फोर्स कॉन्सेप्ट में बेसिकली वो बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको समझने में बहुत आसानी मिलेगी। तो आज के इस लेक्चर में जो हमारा मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि कम से कम हम मिनिमम से मिनिमम जो फोर्सेस लगते हैं उन सबको जान सके, उनको अप्लाई कर सके, उनसे रिलेटेड इक्वेशन बना सके और किस तरह के फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस हैं और फोर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, इन सभी बातों को आज हम समझेंगे। और नेत्रास फिजिक्स क्लासेस में मैं संदीप दीक्षित आपको पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पूरी तरह से चीजें क्लियर हो जाए और आने वाले समय में आप जितने भी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वह IIT मेंस हो या एडवांस हो, मेरी गुड वेल विशेज है कि आप अच्छे से कर पाएंगे उन सब क्वेश्चंस को। एक भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना। तो बस आइए चलते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए इसमें है क्या। ये सबसे पहली चीज है कि हम टॉपिक बता देता हूँ। जैसे फोर्स है, स्प्रिंग है, पुली है, नॉर्मल रिएक्शन है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट एंड बैलेंसेस फोर्सेस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, फ्री बॉडी डायग्राम एंड सूडो फोर्सेस। तो देखिए जो हम लोगों के पास जितनी भी चीजें हैं उन फोर्स का देखो एक एक करके मैं एक ही बार में समझाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी हद तक तो चीजें आपको क्लियर है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। बस सिंपल ढंग से आप समझिए और आगे बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। स्प्रिंग के बारे में, पुली के बारे में, नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट को सब बात समझेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा कोशिश करिए समझने की, ऑटोमेटिक चीजें आ जाएगी। सपोज करिए कि ये एक सिंपल टेबल है, ठीक है। इस पर कोई मास रखा हुआ, दिस इज सिंपल टेबल, नो प्रॉब्लम, बना सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। एक मास रखा है, तो ये बताइए मास अगर रेस्ट में है, कुछ मोशन नहीं हो रहा, रखा भी है, तो अब आपको ये पता है कि एक फोर्स mg का जो ग्रेविटी की वजह से होता है वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा मास के साथ। क्लियर हो गया। तो ऐसा कौन सा फोर्स है, क्योंकि फोर्स को बैलेंस होना जरूरी है। आपने सबसे पहली चीज सुनी कि फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, जैसे फोर्स की डेफिनेशन हम लोग जो सुनते आ रहे हैं, मैं आपको आपकी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये देखिए, ये आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम है, ठीक है। मोशन हो नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू 0 है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी 0, ठीक है। ये होना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स का मतलब वेक्टर क्वांटिटी 0। वेक्टर क्वांटिटी मतलब है कि डायरेक्शन के साथ होगा चीजें, है ना। जो चीजें कुछ प्लस में होंगी 0 तभी होंगी, जब कुछ प्लस में होंगी, कुछ माइनस में होंगी तभी 0 होंगी। ये एक बॉडी है जिसका वेट अगर यहाँ लग रहा है, जिसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा, तो उसे बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी इस कांटेक्ट पे रखी है, इस कांटेक्ट पे एक फोर्स लगेगा जिसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सरफेस से 90 डिग्री। फिर देखिएगा मेरा इंपॉर्टेंट बोलना क्या है। एक तो आपने देखा वेट, पहला फोर्स, दूसरा देखा नॉर्मल रिएक्शन। अब इस जगह पे देखो, क्या ये क्वेश्चन वैलिड हो रही है? बिल्कुल है, हो रही है, क्योंकि अगर इस बॉडी को, जो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने वर्ड बोला है, उसको ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को बोला है कि हम किसी बॉडी को एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करें, उस पर लगने वाले फोर्सेस को बताएं। एन ऊपर हो गया, ठीक है, और आपका mg डाउनवर्ड हो गया। इसका मतलब है कि अगर फोर्स को देखो तो रिजल्टिंग फोर्स 0 क्या हुआ, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस, ठीक है। क्लियर हुआ। अब अगर इसी जगह पे बात करते हैं, कुछ मोशन हो रहा होता है या पहले कांटेक्ट फोर्स की, तो कांटेक्ट फोर्स समझ में आया। कांटेक्ट फोर्स को समझने के लिए फिर से देखिएगा, इसका वेट लगेगा बेटा डाउनवर्ड। क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो क्या होगा, ये है कांटेक्ट आपका, ठीक है। एंगल में
कैसे चेंज करना है सब बात की बात है। कॉन्टेक्ट देखो, इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन मतलब ये थीटा एंगल, ठीक। इंक्लाइन प्लेन का मतलब हुआ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट से 90 डिग्री, याद रखिए कॉन्टेक्ट से 90 डिग्री। नॉर्मल एक्शन लग गया, ठीक है ना। दो फोर्सेस क्लियर हो गए, ठीक। ये फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हुआ मोशन, आपने फोर्सेस देख लिया, पहले फोर्सेस आपने देखे। पहला फोर्स आपका है वेट, वेट बोलो तो मास इंटू mg, और दूसरा फोर्स सीखा आपने नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टेक्ट रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्ट रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्लियर हुआ, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, सिंपल, आप देखिएगा बहुत ध्यान से देखिए, आसान है इसलिए बता रहा हूँ। एक बार अगर कॉन्सेप्ट बन गया आपका तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बॉडी है, इस बॉडी में ऐसे कुछ फोर्स लग रहा है, सपोज करिए कोई फोर्स है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ डायरेक्शन बतानी पड़ेगी भाई, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। तो मैंने कहा कंपोनेंट को डिवाइड करना आपको शायद आता होगा, मैं बता चुका था। कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पे ही कट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, वो अगर किसी भी एक्सेस से थीटा बना रही है, तो इसका मतलब अगर ये ए है तो दिस इज ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ए साइन थीटा। सुनते जाइएगा। सपोज करिए इसके कंपोनेंट बनाने हैं मुझे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ये सपोज करिए कोई वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है, अगर दिस इज द बी कॉस थीटा, हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। ये कंपोनेंट तो बी खत्म, बी का मतलब हुआ कि बी को दो भागों में डिवाइड करके हम लोग यूज कर दिए, ए को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड करके काम कर लिया है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेस देखो 90 डिग्री पे है, ये वाली भी और ये वाली भी। तो जिधर मोशन होगा काम कर ले जाएंगे, पहली चीज। तो आपको कंपोनेंट डिवाइड करना आना चाहिए। तो आपने कहा कंपोनेंट डिवाइड हो गया, एफ ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पर हो गया एफ ऑफ साइन थीटा। दूसरा इसका वेट लग रहा होगा, ठीक है। तीसरा कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये सरफेस। तो अगर मैं देखूं तो इसका मतलब क्या है, इस फोर्स के कंपोनेंट हो गए, तो फोर्स तो गायब हो गया। तो एफ का क्या मतलब हुआ, एफ का मतलब हुआ एक पॉइंट बनाया, स्मॉल एम के लिए एफ बनाना है, अगर एक पॉइंट बनाया, मैंने कहा एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है जिसका मतलब है एफ ऑफ साइन थीटा, फोर्स ऊपर है, एन भी लग रहा है, डाउनवर्ड में इसका मास mg लग रहा है, राइट साइड में एफ ऑफ कॉस थीटा लग रहा है। तो फोर्स बैलेंस की इक्वेशन होनी चाहिए, मेरी बात समझ आ रही है, फोर्स बैलेंस की इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू, आपने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं फोर्स कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ। आपने कहा एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए अगर होना है तो वेक्टर है, तो एक्स की डायरेक्शन एक्स में, वाई की डायरेक्शन वाई में, मेरा काम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है एक्स का फोर्स कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन का फोर्स हो गया एफ ऑफ कॉस ऑफ थीटा, लेकिन फो एम ऑफ ए, एम ऑफ ए एक्स कर सकते हैं, ए जो भी चाहे कर सकते हैं, ठीक है। वाई डायरेक्शन का क्या फोर्स हो गया, वाई डायरेक्शन में देखो कोई मोशन होगा नहीं, क्योंकि वाई डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में ब्लॉक तो जाएगा नहीं, ब्लॉक तो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। तो ये फोर्सेस बेसिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल कहलाएंगे, इक्वल हो गया। एफ साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू
तो मोशन की इक्वेशन आपको देखो कहाँ से मिली, मोशन की इक्वेशन मिली सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, अगर वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए हुआ, ठीक है ना। एकदम सही बात है कि इस तरह से काम हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन मैं कुछ आपसे पूछने जा रहा हूँ, आप समझिएगा। तो आपने नॉर्मल रिएक्शन देख लिया, एफ इज इक्वल टू एम ए के बारे में देख लिया, आपने वेट के बारे में समझ लिया, मोशन की इक्वेशन आपने अभी लगाई है। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है आपसे, यही ब्लॉक था, यही ब्लॉक है, आपने कहा सर ये फोर्स लग गया, सब कुछ काम हो रहा है। अगर ये ब्लॉक में एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में इतना फोर्स लग रहा है और ये सरफेस है, तो सरफेस का में मैंने सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन में वेट लगाया। इस सरफेस से रिलेटेड एक फोर्स और आता है, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन का फोर्स। ठीक है, मैं इसी जगह पे आपको कवर कर दे रहा हूँ, आप कुछ मत सोचिएगा, सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में समझिए, फ्रिक्शन है क्या। आप पढ़ते रहिए, देखो थ्योरीज के लिए बहुत सी बुक है, आप पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूँ मत पढ़िए, लेकिन एप्लीकेशन को समझना मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है। आराम से समझिए, थ्योरी नहीं समझ में आ रहा है प्रॉब्लम, आप खुद समझ जाएंगे ऑटोमेटिक, टेंशन मत दीजिए। फ्रिक्शन का मतलब को अगर समझना है तो समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर ये हमने फोर्स लगाया और ये बॉडी राइट हैंड मूव करने वाली है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, बॉडी को रोकेगा। तो एक फोर्स होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू ऑफ एन। याद रखिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये ऐसा फोर्स है जो कांटेक्ट पे लगेगा और बॉडी के मोशन को अपोज करेगा, लेकिन लगेगा कांटेक्ट में ही, है कि नहीं। उसको अभी समझाता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। जहां पर म्यू है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, एन है नॉर्मल रिएक्शन जो कांटेक्ट के साथ लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो सब अब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। रफ सरफेस है, मान लीजिए ये डाउनवर्ड, ठीक है। कोई फोर्स मान लीजिए 10, आपने एक फोर्स लगाया है, मैं बोल रहा हूँ, सिंपल बोल रहा हूँ, ठीक है, समझिए कुछ। अब मैं धीरे धीरे करके अभी बढ़ा रहा हूँ, अभी कुछ कर नहीं हूँ, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। ये रफ प्लेन है, तो अगर फ्रिक्शन है तो आपको तो पता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, कहाँ से, सरफेस में ही लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स लग गया, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स लग गया, ब्लॉक के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि उनका ठीक एक समय के बाद, एक समय धीरे धीरे मैं एफ को बढ़ाता गया, अभी नहीं मूव किया, अभी नहीं मूव किया, अभी नहीं मूव किया, अभी नहीं मूव, लेकिन धीरे धीरे जब एफ को बढ़ाते जाओगे तो एफ आर की तो वैल्यू आपको पता है कि एफ आर इज म्यू एन, राइट। और एन की जो वैल्यू है आपको पता है कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट रिएक्शन लगता है लाइक दिस, और ये वेट लगता है आपका, एन की वैल्यू भी एम जी फिक्स हो गई, म्यू फिक्स है। इसका मतलब ये है जो म्यू एन है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो एक लिमिट के बाद तो उसकी पावर खत्म हो जाएगी, ये ठीक उतने उससे ज्यादा नहीं ले सकता। लेकिन आप एफ बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब है, अगर मोशन के बारे में देखो तो किसी समय टी तक, ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सेलरेशन और टाइम की बात करो, किसी समय टी तक तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। फिर उसके बाद टाइम के साथ एक एक्सेलरेशन आएगा और मेरा हमारा काम शुरू हो जाएगा, है ना, मतलब मोशन शुरू हो जाएगा। तो मोशन किधर शुरू होगा, उधर राइट साइड में। तो एक फोर्स और लगेगा फ्रिक्शन फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अब देखिए, इसमें दो तरह से बातें पूछी जाती है, मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई किया जाए मोशन ना स्टार्ट हो। तो मोशन नहीं स्टार्ट है तो मैक्सिमम फोर्स एफ आर इज इक्वल टू एफ के बराबर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में तो म्यू वन की वैल्यू। या मोशन स्टार्ट हो चुका है, उसमें एक्सेलरेशन बताना है, तो जैसे मोशन स्टार्ट हो जाए अगर, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट टू द मोशन, सिंपल म्यू एन है, ठीक है। तीन चीज पढ़ ली, नॉर्मल रिएक्शन, वेट, फ्रिक्शन फोर्स भी आप देख लिया, कंपोनेंट भी देख लिया, और मोशन की इक्वेशन भी देख ली, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स को सिर्फ डायरेक्शन बताऊंगा, बाकी सभी फोर्सेस बाद में हम लोग ऐड कर देंगे, सब आपको समझ में आने लगे, एक ही साथ आने लगेगा।
सपोज करिए ये इंक्लाइन प्लेन है, ये बॉडी है और ये मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। बॉडी फ्री रखी है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अगर ये बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग गया? कांटेक्ट रिएक्शन के अपोजिट। क्लियर? ठीक। अभी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करेंगे और किसी फोर्स के बारे में। अभी कुछ मत सोचिए मैं कौन सा फोर्स पढ़ाने जा रहा हूँ, बस ये देखना है आपको कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स है कि नहीं। ठीक है, इस ब्लॉक को देखिए आप। इस ब्लॉक में क्या है? यहाँ पर म्यू है, म्यू1 है, यहाँ म्यू2 है। ठीक, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने एक बात कही, ये सब कुछ मोशन होगा हम देख लेंगे, लेकिन पहले आप फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करिए। अगर मैंने कहा F4 इस पे लगाता हूँ तो ये मूवमेंट करता है M1 वाला ब्लॉक। ठीक है, M1 वाला ब्लॉक अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस पे M1 पे अपोजिट लगेगा। तो अब Fr1 बोल दिया क्योंकि और भी लगना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको इस तरह से फोर्स को समझ में आ जाएगा कि आप कहेंगे कि उसके बाद क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फोर्स में तीन ही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी चीजें क्लियर हो जाती है। तो देखिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे लगा। ठीक है, कहाँ लगता है फ्रिक्शन फोर्स? होता कहाँ पर है? सरफेस पे। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर ये फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे हो तो सरफेस तो दोनों के कॉमन है? तो अगर इस डायरेक्शन में Fr1 है तो इस डायरेक्शन में अगर मैं Fr1 रखूंगा M2 के लिए, सॉरी Fr1 तो इस पॉइंट पे अगर मैं हमेशा देखूंगा तो फोर्स बैलेंस रहेगा। Fr1 इज इक्वल टू Fr1 इस जगह पॉइंट पे है कि नहीं? तो अगर मैं M1 ब्लॉक की बात करूंगा तो Fr1 तो अपोज करेगा डायरेक्शन में, लेकिन उसकी एक इमेज M2 के लिए भी रह जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा फोर्स दे के जाएगा जो इसको ड्राइविंग फोर्स दे देगा। क्योंकि नीचे फ्रिक्शन है तो नीचे वाला भी ब्लॉक इसके साथ चिपक के कुछ देर चलेगा। ड्राइविंग फोर्स अगर ये दे दिया तो इस पे अब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स किधर हो गया? F ऑफ R2। ये एक ग्राउंड है, आप कह सकते हो कि सर इधर भी तो होगा, बिल्कुल होगा इधर Fr2, लेकिन इसकी एनालिसिस तो करनी नहीं है क्योंकि ये ग्राउंड है। ग्राउंड की एनालिसिस हमको तो M1 और M2 के बारे में बात करना है। तो इसका मतलब है न्यूटन थर्ड लॉ कि जो क्या होता है, सबको पता है कि रिएक्शन का एंटी रिएक्शन होता जरूर है। Fr1 N1। अब उसी तरह से मैंने कांटेक्ट रिएक्शन के बारे में भी बोलता था, या नॉर्मल रिएक्शन, जो अगर इसका कांटेक्ट यहाँ से है, ये नॉर्मल रिएक्शन गया N, ये M1 के लिए है, ध्यान दीजिए, लेकिन ये कांटेक्ट रिएक्शन है तो M2 में भी इसका एक पार्ट जरूर आ जाएगा। M2 का अपना खुद का कांटेक्ट तो है ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शेयरिंग वाला है वो एक इमेज लेगा दोनों के बराबर के साथ। अब मेरी बात समझ में आ गई? फ्रिक्शन फोर्स तो आपको ये समझ में आया? पहला तो फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ, पहला आप वेट करते हैं हमेशा, दूसरा है कांटेक्ट रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन जैसे भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो याद रखिएगा वो दोनों डायरेक्शन में होता है। मैंने अभी बताया आपको कि वो सरफेस के अपवर्ड और डाउनवर्ड, जब हम लोग इक्वेशन किसी सिस्टम की बनाते हैं तो उससे आउटवर्ड डायरेक्शन बनाते हैं फोर्सेस हमेशा बाहर के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या सीखा आपने? सीखा फ्रिक्शन फोर्स। आपने सीखा फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपने सीख लिया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन फोर्स आ गया। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू इनटू एन। देखो स्टैटिक एंड डायनेमिक्स दो तरह के फ्रिक्शंस होते हैं। स्टैटिक का मतलब हुआ जब तक मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, और जब मूवमेंट होने लगे तो डायनेमिक। वही मैंने बताया मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स की कहानी जो आपको बताई अभी वही थी। ठीक है, इस तरह से म्यू1 ये भी जो है, ये भी कांटेक्ट पे फोर्स लगता है, ये भी कांटेक्ट पे फोर्स लगता है। इसका मतलब ये है
इन दोनों फोर्स का इमेज जरूर बनेगा क्योंकि कांटेक्ट हमेशा कॉमन होता है। ठीक है, अब वो ग्राउंड में लगेगा तो काम का नहीं है, अगर ग्राउंड में नहीं, किसी एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के अंदर है तो काम का आ जाएगा आपका। ठीक, तो इस तरह से 3 फोर्सेस आपने समझ लिए। चलिए, तो अब आता है चौथा फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चौथा फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है सूडो फोर्स। ठीक है, मतलब सूडो फोर्स का मतलब है क्या? कुछ भी नहीं है बॉस, कुछ भी नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान सा फोर्स लग जाएंगे। कुछ नहीं करना है। सूडो फोर्स क्या हुआ, देखिए, आप अपनी बाइक यूज करते हो? करते हैं, बिल्कुल करते होंगे। ठीक है, जो भी है मैं बाइक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं बन रहा तो समझ लीजिए भाई ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर ड्राइवर भाई साहब बैठे हुए हैं। ठीक है, जब ये आगे से एक्सलरेट कर रही होती है गाड़ी बहुत तेज से, तो आपकी बॉडी पीछे मूव कर रही होती है, तो इसका मतलब है पीछे एक फोर्स लग रहा होता है। सिंपल। किसकी वजह से? किसकी वजह से ये समझना जरूरी है, किसकी वजह से? ये जो बॉडी मूव कर रही है, जो बाइक में बैठे हैं ना, बाइक आगे जा रही है तो उसकी वजह से फोर्स मुझ पर अपोजिट डायरेक्शन लगता है। बस, कुछ नहीं करना है। अब मेरी बात समझ गए? इतना ही करना था। यही है सूडो फोर्स। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि अगर ये एक सिस्टम है, इसका एक्सेलरेशन a1 है, करेक्ट? ये एक दूसरा सिस्टम है, इसका एक्सेलरेशन a2 है। अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। लेकिन क्या दोनों बॉडी का मूवमेंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, कोई बात नहीं। ये a1 से मूव कर रहा है, ये a2 से मूव कर रहा है। तो अब मुझे आप अगर बताएं तो ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर मूवमेंट इसका हो रहा है, इट्स ओके, ये मूवमेंट कर रही है। तो अगर जब आप इस बॉडी पे यहाँ स्टैंड हो जाएंगे, ये बॉडी तो आपको एज रेस्ट लगेगी, लगेगी। जब ये बॉडी एट रेस्ट लगने लगेगी तो सूडो फोर्स जो फोर्स होगा हमेशा मोशन के अपोजिट होगा। किसके? जिसमें आप बैठते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मास है एम, इसका मास है कैपिटल एम। तो अगर इसकी इक्वेशन बनाओगे तो इसमें एक फोर्स दिखाओगे क्योंकि ये बॉडी किसी बॉडी के ऊपर है। ठीक है, अब मोशन में है। इस तरह से आप सूडो फोर्स को समझने की कोशिश करिए क्या हुआ है। अब देखिए, ये है एक इंक्लाइन प्लेन। फिर समझिएगा क्या कह रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब इस बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, इधर से ये नीचे आ रही है भाई, किसी एक्सेलरेशन ए से। अब कोई इंक्लाइन प्लेन था, अब ध्यान दीजिएगा, सब कुछ इसी में क्लियर हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम को मैं या तो ऊपर ले जाऊं, या राइट डायरेक्शन में ले जाऊं, या नीचे ले जाऊं, या लेफ्ट डायरेक्शन में ले जाऊं, इस पे फोर्स कैसे लगेगी? मैंने क्या कहा? इस बॉडी के मोशन के नहीं, जो ये सिस्टम मूव कर रहा है उसके, इस बॉडी का मास अगर m है, सपोज करो ये राइट साइड में जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू होगी ma। क्लियर? अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, नहीं आप भूल जाएंगे। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में a2 से जा रहा है तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, कितना? m ऑफ a2। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड में जा रहा है इसका मतलब फोर्स लगेगा m ऑफ a3, इसके मोशन के अपोजिट। अगर डाउनवर्ड जा रहा है एक्सेलरेशन से तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अगर किसी एंगल से जा रहा है वो,
मैं कह रहा हूँ A6 एक्सेलरेशन से किसी सिस्टम जो है जा रहा है तो फोर्स कैसा लगेगा, इसी डायरेक्शन में जो A6 आपने लगाया है इसी डायरेक्शन के अपोजिट में m ऑफ A6। तो ये ऐसा सूडो फोर्स कुछ नहीं है, सूडो फोर्स एक सिंपल है। अगर कोई मोशन किसी और बॉडी के अंदर मोशन में हो रखी हुई है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो सूडो फोर्स कहलाएगा। ठीक है ना, ठीक, वेरी गुड। अब हम लोगों ने कंपोनेंट एंड बैलेंस फोर्सेस के बारे में बात कर ली। आप लोगों को बेसिकली क्या समझना है, तो मैं फिर से बोलता हूँ, mg क्लियर, नॉर्मल रिएक्शन इज क्लियर, और आपका फ्रिक्शन फोर्स इज क्लियर, और आपको सूडो फोर्स इज क्लियर। ठीक है ना, सूडो फोर्स इज क्लियर। अब आ गया स्ट्रिंग का फोर्स। स्ट्रिंग का फोर्स देखिए, अगर सिंपल एक स्ट्रिंग है, जैसे आप ये ऐसे बात कर लीजिए कि अब मैं कैसे करूं उसको। सपोज करिए पुली है, पुली के केसेस आपको मिलेंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस। ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है ना, बहुत आसान होता है, इसको समझ में आपको आ जाना चाहिए। ये सिंपल सिस्टम है, दिस इज M1 एंड दिस इज लाइक दैट M2। ओके, तो ये स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग है, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, स्ट्रिंग पे हमेशा अगर सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा। मैंने क्या बताया था, हमेशा बॉडी से बाहर की तरफ, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की तरफ। बैलेंस पोजीशन में तो टी इधर भी होगा, तो टी टेंशन लग जाएगा, बाकी तो फोर्स लगेंगे लगेंगे। इसका वेट खुद का होगा, इसका खुद का होगा, जिधर मोशन होगा उधर आप काम कर लेंगे। अगर ये मोशन ए इधर हो रहा है, अपवर्ड ए उधर हो रहा है, तो आप इक्वेशन बना ले जाएंगे, फोर्स बैलेंस की इक्वेशन से आप मोशन बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि मुझे हर जगह पता है कि F इज इक्वल टू M है, मुझे बस इतना ही पता रहता है। E के बारे में बताना कि अगर ये अपवर्ड जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, काम खत्म हो गया मेरा। F कितना है तो M1G, इसका मतलब ज्यादा रहा होगा किससे, इस वाले T से, तो हमेशा बॉडी को पकड़ता है। ये जो आपकी FBD है, M1 की बनाइएगा फिर M2 की बनाइएगा, ये बॉडी डायग्राम ऑटोमेटिक आप देखेंगे M1G माइनस T इज इक्वल टू MA, सेम एज इट इज T माइनस M2G इज इक्वल टू MA, आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रिंग का फोर्स भी क्लियर हो गया। अब आता है स्प्रिंग का फोर्स। कौन सा? स्प्रिंग। स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको समझ सब आ जाएगा। ये एक स्प्रिंग सिंपल रखिए, कुछ भी नहीं है। अब आप सोचो कि इसकी लेंथ है L। अब मैं यहाँ पर एक ब्लॉक लगाता हूँ, उसको फोर्स दे जाता हूँ। जब आप स्प्रिंग को फोर्स लगा रहे हो, खींच रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, खींचना और स्ट्रेच दे रहे हैं उसको, तो इसकी पोजीशन ये थी नॉर्मल पोजीशन, यहाँ पहुंचा जहाँ की खींच के आप पहुंच गए। जब खींच रहे होंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है? हमेशा हमेशा लगता है kx। याद रखिएगा, स्प्रिंग फोर्स कितना हुआ? kx। जैसे जैसे नॉर्मल से पोजीशन x की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, वो kx का फोर्स से अपोजिशन करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? आपका फोर्स इधर लग रहा है, kx इधर लग रहा है, ऑटोमेटिक आप इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, जब इक्वेशन बनाएंगे आप इस ब्लॉक की, तो फोर्स तो इधर है, ठीक है, मोशन किधर हो रहा है? मोशन भी इधर ही हो रहा है, क्योंकि लेके जाओ, लेकिन एक फोर्स अपोज कर रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स की तरह ही काम करता है, लेकिन एक्स पे डिपेंड करता है। कौन सा एक्स? ये जो मूवमेंट जो आपने मूव किया है, एक्स है क्या? नॉर्मल रिएक्शन से, नॉर्मल पोजीशन से स्ट्रेच की हुई स्प्रिंग या कंप्रेस की हुई स्प्रिंग, दोनों के लिए वैल्यू एफ की के एक्स ही होगी।
है ना, तो ये स्प्रिंग के लिए होता है, तो आप आराम से इसको निकाल भी सकते हैं। जब फोर्स निकल जाएगा तो एनर्जी भी निकाल सकते हो, सब निकाल लेंगे आप। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको एक स्प्रिंग का फोर्स भी क्लियर हुआ कि स्प्रिंग में फोर्स ही होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत फोर्स कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से एक झटके में खत्म करके हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। जब क्वेश्चंस में कर लेता हूँ ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो आपका भी बढ़ना चाहिए जैसे मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब बिल्कुल मैं सोचिएगा कि क्वेश्चन पे जाने के बाद नहीं हो सकता है। तो आपने देखा स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी क्लियर हो गया, स्टिंग फोर्स भी क्लियर हो गया। इस तरह से हमने लगभग सभी फोर्सेस कवर कर लिए, क्लियर। तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में कोई दिक्कत नहीं, सबको पता ही है, F is equal to ma है। If a body exert a force F on another body B, then the B exert a force F on A। ये कौन सा लॉ है? ये थर्ड लॉ है। If a body A exert force F on another body B, then exert A force of F। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है, अगर एक बॉडी फील करे दूसरी जरूर फील करेगी। मतलब जैसे आप किसी को मारते हो उसको लग रहा है तो आपको भी लगेगा ही, है ना, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको, तो आप बनाइएगा। जैसे ये बहुत सिंपल सिस्टम, मैंने कॉपी पेस्ट किया था इसको, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए बुक रखी है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग जाएगा, किससे परपेंडिकुलर? टेबल से, ना कि बुक से। ओके, दिस इज एम जी, दिस इज एन, बिल्कुल परेशान की जरूरत नहीं है। ये आदमी यहाँ खड़ा है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ गया? ऊपर। इसका वेट यहाँ पर छोड़ा तो इसका वेट भी होगा भाई। अब वेट मैं यही दिखा देता हूँ, यहाँ से दिखाऊंगा नहीं, पेट से यही दिखा देता हूँ। दिस इज वेट, ठीक है। ये बुक रखी है तो बुक का वेट है अपना ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, कांटेक्ट कहाँ से? सर से। अब बुक का अपना वेट हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन देखो ये एन है, वो N1 करना पड़ेगा क्योंकि अलग हो जाएगा ना। M1G बुक का वेट है, लेकिन N1 अगर इस पे लग रहा है तो आप इस पे भी लगाएंगे N1। मैंने कहा था कांटेक्ट डायरेक्शन लगेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो N इक्वल टू mg हो जाएगा, सिंपल। इसके लिए दो है, एक है मैन और एक बुक। ध्यान दीजिएगा, मैन और बुक दो हो गए। है कि नहीं? तो मैन और बुक बने हैं, तो मैन में क्या होना चाहिए? कितने फोर्सेस होने चाहिए? मैन में क्या फोर्सेस है? एक एन अपवर्ड है, मैन का वेट है, और ये N1 जो N1 बुक की वजह से आ रहा था, तो वो कितना हो जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा ना N1, क्लियर। बुक में क्या हो रहा था? N1 उस पर ऊपर लग रहा था, कांटेक्ट रिएक्शन फोर्स, और उसका वेट लग रहा था सिर्फ। बुक का वेट मान लो M1G। बस ये फोर्सेज है, मोशन तो हो नहीं रहा, इट्स ओके, सेम एज इट इज। यहाँ देखिए, सबका FDB आप बना सकते हैं। इसका बनाएंगे, मैंने बताया, अभी बना के देखिएगा। इस पे T रखेगा, लेकिन T1, क्योंकि दोनों ब्लॉक के साथ T1। अब ये स्ट्रिंग यहाँ तक सेम, तो ये T2, ये स्ट्रिंग अलग हो गए T3। अब ये सेम स्ट्रिंग चली जा रही है, देखो, तो पूरा T3। बाकी इक्वेशन आप फोर्स है बना लेंगे, कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे। ये फोर्स F लग रहा है तो कंपोनेंट डिवाइड कर ले जाएंगे, आप आराम से डिवाइड कर लेंगे, काम हो जाएगा आप। ये देखो, ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ब्लॉक टेंशन सेम स्ट्रिंग, टेंशन T तो आपने कर दिया। आप देखिए, बना लीजिएगा, आपको फोर्स इक्वेशन बनाना आता है। ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक, सरफेस से परपेंडिकुलर, वेट लगेगा M1G, क्लियर हुआ। इसी तरह का वेट लगेगा M2G, लगेगा। आपका वेट लगा M2G, क्लियर हुआ। मोशन जिधर होगा उधर पे उधर क्वेश्चन बनाओ। सपोज करिए अगर मोशन इधर हो रहा है लाइक दिस, ये ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है और सरफेस रफ है, रफ सरफेस है, अगर ब्लॉक अगर ऊपर साइड जा रहा है या मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स होगा कि नहीं होगा? सब फोर्सेस आपने लगा लिए। अब मैंने कहा था देखो कैसे आपको क्वेश्चन लगानी है, तो इंक्लाइन प्लेन को पर M1G ये थीटा, ये तो थीटा ये भी हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए, ये हो गया M1G ऑफ
cos of theta, this is m1g of sin theta. m1g, तो इसका मतलब है इस तरह से हो गया, एक्सिस लाइक दिस, मोशन इधर हो रहा है ए से, तो बस फोर्स की इक्वेशन इधर लगाइए, इधर बैलेंस कर दीजिए, इधर लगाइए और इधर बैलेंस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, है कि नहीं? तो दोनों मास के लिए आप काम कर सकते हैं आराम से, इधर मोशन हो रहा है उधर इक्वेशन लगाइए। तो इस सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आपको बेसिकली क्लियर कर दिया है मैंने, क्या होता है सूडो फोर्स, कैसे लगाते हैं, बहुत आसान सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच तब तक के लिए, और नेत्रा फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबको बताइए, जितना बता सकते हैं बताइए, समझाइए, पढ़ाइए, जितना पढ़ा सकते हैं फ्री पढ़िए आराम से, आप कोई दिक्कत नहीं, बस करिए, काम करते चलिए, इस देश को आगे बढ़ाइए, आप सबका सहयोग मिलता रहे। थैंक यू सो मच।